गुड आफ्टरनून आप सभी को, है ना। आज का अपना चैप्टर है 6 नंबर का चैप्टर है ड्रग और ड्रग रिएक्शन के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो देखेंगे फार्मेकोलॉजी की, थोड़ा सा फार्मेकोलॉजी के बारे में जानेंगे कि फार्मेकोलॉजी क्या होती है। इसमें दो टर्म है, एक फार्मेकोकाइनेटिक है, एक फार्मेकोडायनेमिक, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे। साथ साथ में जो मेडिकल की एब्रीवेशंस है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होती है जैसे ओडी बीडी, उसके बारे में जानेंगे। और जो आपके ग्रुप है मेडिसिन के, कॉमन ग्रुप है जो 12 ग्रुप दे रखे हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि कौन से ग्रुप है, उनमें कौन सी मेडिसिन आती है, उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन उनके, किन बीमारियों में कौन सी मेडिकेशन यूज में ली जाती है, कौन सा रूट है उसका, आईएम है या आईवी है, कितनी डोज देते हैं, उनके बारे में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन लगभग आपके आता है 1 नंबर के क्वेश्चन तो जो ओडी है, बीडी है, टीडी है, इनसे निकल करके आता है आपका। दूसरा फार्मेकोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है आपसे जैसे कि एंटीपायरेटिक मेडिसिन कौन सी है। 4 मेडिसिन के नाम दे देगा, जिसमें एक तो एंटीपायरेटिक रहेगी, 3 गलत रहेंगे। तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाला या चूज फॉलोइंग वाले में से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आपके, 1-1, 2-2 नंबर के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना फार्मेसी से। स्टार्ट कर रखा चैप्टर को कि फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी के बारे में दे रखा है थोड़ा सा। फार्मेसी में मेनली क्या होता है, आपके मेडिकेशंस आती है, जितनी भी मेडिसिन है वो सारी की सारी किस में आती है, आपके फार्मेसी में आती है। अब जो मेडिसिन होती है वो डिफरेंट काइंड की होती है, मतलब अलग अलग टाइप की मेडिसिन होती है। कोई एंटीबायोटिक होती है, कोई एंटीपायरेटिक होती है, एनाल्जेसिक होती है। इनका सोर्स क्या होता है, कुछ मेडिसिन जो होती है वो जैसे एनिमल सोर्स से बनाई जाती है, कुछ होती है जो आपके ठीक है प्लांट सोर्स से बनाई जाती है, ठीक है। तो इनका जो जनरेशन है या इनका जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग टाइप से आपका, ठीक है। कुछ प्लांट से एक्सक्रीटेड की जाती है, कुछ आपकी जो एनिमल सोर्स से की जाती है। ऐसे करके क्या करती है, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बनती है, जो क्या करती है उनके सबके जो होते हैं यूज सबका अलग अलग होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अलग होता है, डोज उनकी अलग होती है, ठीक है। सब मेडिसिन का सब अलग अलग ग्रुप होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसकी डोज होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, उसका सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, इसकी एफिकेसी होती है। वो सारी की सारी आपकी किस में आती है, फार्मेकोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। फिर बात करते हैं फार्मेकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। फार्मेकोलॉजी जो टर्म होती है उसका सीधा सा मतलब होता है कि जो साइंटिफिक ड्रग के बारे में स्टडी करना, ठीक है। साइंटिफिकली जो ड्रग की स्टडी होती है वो आपके आता है फार्मेकोलॉजी के अंदर, ठीक है। साइंटिफिकली आपने ड्रग के बारे में, मेडिकल के अंदर ड्रग के बारे में जानते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो आता है आपके फार्मेकोलॉजी के अंदर। फिर इसमें बात करते हैं, 2 टर्म होती है आपकी, ठीक है, फार्मेकोलॉजी के अंदर। एक होती है फार्मेकोडायनेमिक और एक होती है फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोडायनेमिक तो क्या होता है, ठीक है, आपके जो फार्मेकोडायनेमिक टर्म है उसका मतलब होता है ड्रग डज टू बॉडी, मतलब जो भी कोई भी मेडिसिन आप लोगे वो बॉडी के साथ में क्या कर रही है, वो तो होता है आपका फार्मेकोडायनेमिक। कोई भी दवाई आप ले रहे हो, कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, वो मेडिसिन आपकी बॉडी पे क्या प्रभाव डाल रही है, क्या इफेक्ट दिखा रही है, आपकी बॉडी पे क्या काम कर रही है, वो तो आपका आता है फार्मेकोडायनेमिक के अंदर। दूसरी टर्म है आपकी फार्मेकोकाइनेटिक, मतलब कोई भी ड्रग आप ले रहे हो, कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, उस मेडिसिन के ऊपर बॉडी क्या काम कर रही है, ठीक है, बॉडी अपना क्या प्रभाव दिखा रही है मेडिसिन के ऊपर, वो आपका आता है फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर। डायनेमिक में तो क्या है कि जो मेडिसिन है वो बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है, बॉडी पे क्या काम कर रही है, वो तो आपका फार्मेकोडायनेमिक हो गया। फार्मेकोकाइनेटिक कौन सा है, कोई ड्रग लिया आपने, ठीक है, कंज्यूम की, बॉडी उस ड्रग के प्रति क्या दिखा रही है, इफेक्ट दिखा रही है, ठीक है, ड्रग पे क्या प्रभाव डाल रही है, वो आपका आता है फार्मेकोकाइनेटिक। जिसमें क्या होता है फार्मेकोकाइनेटिक में एक एब्रीवेशन मान लो या फिर एक टर्म मान लो, क्या होती है एडीएमई, मतलब बॉडी ड्रग पे क्या क्या करती है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवाती है, ठीक है, जो ड्रग होती है उसका डाइजेशन करवाती है, उसका मेटाबॉलिज्म करवाती है और उसका एक्सक्रीशन करवाती है। तो जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है वो तो आपका आता है फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर, ठीक है। जो मेडिसिन अपन ने खाई उस मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, मतलब बॉडी से बाहर निकल रही हो किसी भी रूप में, चाहे स्वेट के रूप में निकल रही है, यूरिन से निकल रही है, स्टूल के माध्यम से निकल रही है, बॉडी से बाहर निकल रही है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, डाइजेशन हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है और क्या हो रही है, आपके ऑर्गन्स तक पहुंच रही है, वो सारा का सारा आपका आता है फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर। बाकी जो है ड्रग बॉडी पे क्या करती है वो आपका आता है फार्मेकोडायनेमिक के अंदर, ठीक है। इतना सा मतलब था इसमें फार्मेसी का। अगर क्वेश्चन आता है कि फार्मेकोलॉजी की टर्म के बारे में समझाओ या फार्मेकोलॉजी की टर्म की डेफिनेशन बताओ,
तो ये आपको बता देना, ठीक है। उसके बाद में है कुछ जैसे कि फार्मेकोलॉजी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है, जैसे टेबलेट फॉर्म दे रखी है, आपके कैप्सूल दे रखा है, सिरप दे रखी है, इनहालेशन के लिए दे रखा है, इंजेक्शन है, ऑइंटमेंट है, ड्रॉप है, ठीक है, बैंडेज है, सपोजिटरी है, पाउडर है, मतलब ये आपके फार्मेकोलॉजी के अंदर दे रखा है, ठीक है, मेडिसिन के अंदर। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन आएगा आपके एब्रीवेशन वाला, है ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि ओडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब क्या होता है, टीडीएस का मतलब क्या होता है, क्यूआईडी का मतलब क्या होता है, एसी का मतलब क्या है, पीसी का मतलब क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जो ओडी टर्म होती है आपने कभी भी देखा होगा, जो डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्राइब करता है तो हर मेडिसिन के आगे उसकी डोज लिखता है और उसके बाद में या तो ओडी लिखता है या बीडी लिखता है, या फिर क्या करता है 2 लाइन बना देता है, 1 लाइन इधर 1 लाइन इधर, या 3 लाइन बना देता है, या सबका अलग अलग साइन है, कोई 0 करता है, मतलब 1 0 लगाता है, 2 0 लगा देता है, 3 0 लगा देता है, वो सबकी प्रिस्क्राइब करने के अलग अलग पैटर्न है ना। अपने को सीधा सा मतलब समझना है कि ओडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी मेडिसिन के आगे ओडी लिखा हुआ है तो ओडी का मतलब होता है वो दिन में एक बार दिलानी है, वंस ए टाइम, ठीक है, पूरे दिन के अंदर एक बार जो मेडिसिन दिलाई जाती है उसके लिए एब्रीवेशन जो यूज होता है वो होता है आपका ओडी। ओडी मतलब दिन में एक बार। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो पेंटोप डीएसआर वगैरह होती है या खाली पेट वाली टेबलेट होती है वो दिन में एक बार प्रिस्क्राइब की जाती है ना, दिन में एक बार के लिए। फिर दूसरी बात आती है बीडी की। बीडी का मतलब होता है ट्वाइस ए डे, मतलब दिन के अंदर 2 बार जो मेडिकेशन दी जाती है उसको बीडी से प्रिस्क्राइब करते हैं उसका, ठीक है। एब्रीवेशन जो होता है वो होता है आपका बीडी, मतलब दिन के अंदर 2 बार दिलानी है वो पेशेंट को। फिर आता है आपका टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है आपके 3 टाइम इन ए डे, मतलब दिन के अंदर जो 3 बार मेडिकेशन दी जाती है, जैसे सुबह 8 बजे दे दी, फिर 2 बजे दे दी, फिर रात को 8 बजे दे दी, 6 घंटे के अंदर पे, वो होता है आपके टीडीएस, मतलब दिन में 3 बार दिलानी है आपको। उसके बाद में आता है क्यूआईडी, मतलब दिन के अंदर 4 बार दी जाने वाली मेडिकेशन। दिन के अंदर जो 4 बार मेडिकेशन दी जाती है उसका जो एब्रीवेशन होता है वो होता है क्यूआईडी आपका, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एचएस। एचएस का मतलब होता है सोते टाइम पे, एचएस का मतलब होता है स्लीपिंग टाइम पे, मतलब ऐसी मेडिसिन जो आपको सोने से पहले लेनी है, जस्ट आप जैसे सोने वाले हो उससे पहले जो मेडिकेशन लोगे उसके लिए एब्रीवेशन यूज होता है आपका एचएस, ठीक है, सोने से पहले लेने वाली। उसके अलावा देखा एसओएस। एसओएस का मतलब होता है जब रिक्वायरमेंट है, जब जरूरत है तो ही लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। जैसे कोई भी जो होता है पर्सन जाता है हॉस्पिटल में जाता है, ठीक है, उसको कोई भी पेट दर्द वगैरह या ऐसे जो भी हो रहा है और कभी कभी फीवर भी आया है, तो डॉक्टर पूछता है कि फीवर भी आया है क्या, तो बोलता है कभी कभी आता नहीं आता, तो वो क्या करता है जैसे पैरासीटामोल वगैरह होती है तो उसको एसओएस कर देता है, मतलब आपको जब अगर फीवर आए तो ही लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है, अगर जरूरत है तो ही लेनी है, ठीक है। इसके अलावा 2 टर्म और होती है, एक होती है एसी, एक होती है पीसी। एसी का मतलब होता है आपके बिफोर मील, मतलब खाने से पहले। एसी का मतलब होता है आपके बिफोर मील, खाने से पहले जो मेडिकेशन ली जाती है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं एसी से। खाने के बाद में जो मेडिकेशन ली जाती है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं पीसी से, ठीक है। खाने के बाद में पीसी और खाने से पहले एसी। खाने से पहले जो ली जाती है वो एसी के अंदर आती है और खाने के बाद में वाली आपके पीसी आती है, ठीक है। इनका जो रियल मीनिंग है वो तो अलग है आपके, एंट सिब्बम, पोस्ट सिब्बम ऐसा आता है, ठीक है। एसी का मतलब आपको तो इतना याद रखना है, एसी मतलब खाने से पहले, पीसी का मतलब खाने के बाद में ली जाने वाली मेडिकेशन, ठीक है। ये देख लिया अपन ने ओडी का, बीडी का, टीडीएस का, क्यूआईडी का, एचएस का, एसओएस का। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ओडी का मतलब 1 इन ए डे, बीडी का मतलब 2 इन ए डे, टीडीएस का मतलब 3 टाइम इन ए डे, क्यूआईडी का मतलब 4 टाइम इन ए डे, एचएस का मतलब 8 स्लीपिंग टाइम या बेड टाइम पे, ठीक है। एसओएस का मतलब इफ रिक्वायरमेंट, अगर आपको जरूरत है तो ही लेनी है। एसी का मतलब बिफोर मील, पीसी का मतलब आफ्टर मील, खाने से पहले, खाने के बाद में, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देख लेना, इसको याद कर लेना। उसके बाद में दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या दे रखा है कि कोई भी मेडिकेशन अगर देते हैं, किसी भी पर्सन को प्रिस्क्राइब आप दवाई करते हो, तो उसका एक नियम होता है, एक रूल होता है कि उसको उसकी जो वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन देनी है, या फिर उसकी जो बीमारी है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से क्या करते हो, किसी भी पर्सन को डोज प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। वेट के अकॉर्डिंग उसकी जो बीमारी है उसकी इंटेंसिटी कितनी है
उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डोज फिक्स करते हैं जो डॉक्टर होता है, और क्या करता है जो मेडिकेशंस होती है उनका कॉम्बिनेशन बनाता है आपके, ठीक है, कि किस कॉम्बिनेशन के अंदर उसको मेडिकेशन देनी है, खाली पेट की आपके पेंटोप डीएसआर देनी है या कौन सी देनी है, खाली पेट की और भी आती है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन बनाता है जो फिजिशियन होता है या डॉक्टर होता है वो, ठीक है। साथ साथ में जो एडल्ट डोज होती है और चाइल्ड डोज होती है वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप एडल्ट में तो क्या करोगे, एक बार अगर डोज हाई भी चलेगी तो क्या होता है, एडल्ट की बॉडी तो उसको क्यों रिकवर कर लेगी मान लो एक हद तक, लेकिन जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है अगर थोड़ा बहुत भी डोज का फर्क पड़ गया ना तो जो कंडीशन होती है वो खराब हो सकती है, फेटल कंडीशन हो सकती है, जान जा सकती है। इसलिए क्या करते हैं जो चाइल्ड डोज होती है वो वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है, बीमारी की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग दी जाती है। साथ साथ में ये भी ध्यान में रखना होता है जो एडल्ट डोज और चाइल्ड डोज है वो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट होती है आपके, ऐसा नहीं होता कि एडल्ट वाली डोज ही आपने चाइल्ड को दे दी, दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, एडल्ट डोज और चाइल्ड डोज। तो इन चीजों का आपको क्या है ध्यान में रखना होता है प्रिस्क्राइब करने से पहले मेडिकेशन, ठीक है। साथ साथ में फॉर्मूला दे रखा है डोज कैलकुलेशन का, ठीक है, जो चाइल्ड होता है उसमें डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला दे रखा है, क्या है, एडल्ट डोज को मल्टीप्लाई करना है जो बच्चे का वेट है उससे, और उसमें 70 का आपको क्या करना है डिवाइडेशन करना है 70 से, जो वैल्यू निकल करके आएगी क्या करेंगे वो बच्चे को वो वाली डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एडल्ट डोज उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो वेट है बच्चे का केजी के अंदर और उसको डिवाइड कर देंगे 70 से, तो आपकी जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो आपके चाइल्ड की जो डोज होगी, ठीक है, तो वो दिलानी है। साथ साथ में डोज के साथ साथ में कोई भी मेडिकेशन देने से पहले कुछ चीजें होती है, कुछ रूल होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। क्या रूल होते हैं, एक चीज तो कोई भी प्रिस्क्राइब अगर डॉक्टर ने कोई भी मेडिकेशन की है तो सबसे पहले आपको देने से पहले क्या करना है, मेडिकेशन को पहले तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। साथ में पहले तो कब देखना है, एक तो जब वो प्रिस्क्रिप्शन में देखना है, दूसरी बार वेरीफाई कब करोगे, जब मेडिकेशन को आप किसी भी चीज से उठाओगे, चाहे फार्मेसी हो या किसी भी लॉकर में मेडिकेशन हो, उस टाइम पे वेरीफाई करोगे कि मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की है वही है कि नहीं। तीसरी बार कब वेरीफाई करते हो, जब पेशेंट को एडमिनिस्टर करने लगते हो आप, तो ऐसे वेरीफाई किया जाता है मेडिकेशन को। साथ साथ में ही डोज और रूट को भी वेरीफाई करना होता है, वही सेम, एक तो प्रिस्क्रिप्शन में देखोगे जब आप दवाई उठाओगे जिस जगह से, और पेशेंट को एडमिनिस्टर करने से पहले आप पहले तो मेडिकेशन का अच्छे से नाम देखोगे, उसकी डोज देखोगे और उसका रूट देखोगे, ठीक है। ऐसे वेरीफाई करके ही आपको क्या करना है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है किसी भी पर्सन को, ठीक है। इन चीजों का ध्यान में रखना होता है। साथ साथ में एज, आपका मेडिकेशन की डोज किन किन पे निर्भर करती है, एज पे, बॉडी वेट पे, और जो बीमारी है उसकी इंटेंसिटी पे, मतलब कितनी हावी है बीमारी कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करती है आपकी डोज, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज है आपके जो ग्रुप है, 12 ग्रुप ऑफ मेडिकेशन, जिस चीज के लिए आप अपना कोर्स कर रहे हो, ठीक है, कि वो 12 ग्रुप जो मेडिकेशन के हैं वो आप यूज में लोगे, जो कोर्स कर रहे हो उसके बारे में है ये 12 ग्रुप, ठीक है। इन सारे ग्रुप को आप काम में लेकर के इन सारे ग्रुप की मेडिकेशन आप रख करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो प्रैक्टिस है आपका, जो वर्क करोगे आप, वो इन मेडिकेशंस को रख करके आप में अपना फर्स्ट एड का काम कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी मेडिकेशन है ये, एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक कौन सी होती है आपके, जो रिड्यूस करती है पेन को, दर्द निवारक जो भी मेडिकेशंस होती है वो आपके आती है एनाल्जेसिक ग्रुप के अंदर, ठीक है। मेडिकेशन के ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, 12 ग्रुप जो आपके CCH वाले कोर्स में भारत सरकार ने दिए हैं, और इनको आप काम में लेकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसमें पहला ग्रुप है आपके एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कौन सा होता है, जो दर्द निवारक ग्रुप होता है आपका, जो पेन को रिड्यूस करता है, वो मेडिकेशन सारी आपकी आती है एनाल्जेसिक के अंदर, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा आपके 1-1, 2-2 नंबर के, ठीक है, छोटे छोटे। एनाल्जेसिक के अंदर आपकी जितनी भी इसमें दे रखी है, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, जितनी भी आती है आपके, जो हाई रिस्क वाली मेडिसिन ना हो, वो सारी की सारी आपके एनाल्जेसिक के अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पैरासीटामोल, एस्प्रिन, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब होता है और मेडिकेशन जुड़ गई इसकी आदि, मतलब जो भी इस ग्रुप के अंदर आती है वो और भी मेडिकेशन इसमें जुड़ चुकी है, जो हाई रिस्क लेवल की ना हो, ठीक है। ऐसा तो और भी बहुत मेडिकेशन आती है पेन की, जो हाई रिस्क की मेडिसिन रहती है, वो आपको यूज में नहीं लेनी है। नॉर्मल जितनी भी है, एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल, एस्प्रिन वगैरह, ठीक है, यही काम में ले सकते हो आप। एनाल्जेसिक की बात होगी, जो दर्द को कम करती है आपके, ठीक है, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, या जितनी भी इस ग्रुप की है हाई रिस्क में ना आकर के, वो सारी की सारी इस ग्रुप में आएगी।
आप क्या करोगे, अपना जो भी सेटअप डालोगे उसके अंदर एनाल्जेसिक मेडिकेशन रखोगे और उसके क्या करोगे, एक एक या दो दो पत्ते ही रखोगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, उसका ऐसे नहीं कि एनाल्जेसिक के आपने 20-20, 50-50 पत्ते रखे हैं और स्टोर कर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके कोर्स में क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर है। अगर आप 20-20, 50-50 पत्ते एनाल्जेसिक के रखोगे तो फिर वो तो आपसे फार्मेसी होगी आपकी, ठीक है। फार्मेसी का लाइसेंस आपके पास है नहीं, डी फार्मा या बी फार्मा। जिसके पास डी फार्मा या बी फार्मा किया हुआ है वो जरूर रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अथॉरिटी है गवर्नमेंट से कि वो मेडिकेशन को स्टोर कर सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी एनाल्जेसिक की मेडिसिन है उसके एक एक दो दो पत्ते ही आपके जो सेंटर खोला है उसमें रखो, बाकी साइड के अंदर आप जितनी भी मेडिकेशन स्टोर में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो चालू किया अपना सेंटर, उसमें आप क्या करोगे, एक एक या दो दो पत्ते ही रखोगे एनाल्जेसिक का। जैसे ही कम पड़ी आप ले आओगे, ठीक है। एनाल्जेसिक का ही नहीं, जितनी भी ये 12 ग्रुप की मेडिसिन आप रखोगे उन सभी के आपको एक एक या दो दो पत्ते ही अपने सेंटर पे रखने हैं। इससे ज्यादा अगर रखोगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत आएगी और फिर आप पे अगर कोई मुकदमा भी होता है तो फिर जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी जवाब देने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपके गवर्नमेंट के नियमों में ये है ही नहीं कि आप मेडिसिन को स्टोर करो। आपके नियमों में है कि आप प्राइमरी हेल्थ केयर करो, एक एक दो दो पत्ते रखो, साइड में आप अपने घर पे चाहे कितना भी स्टोर रखो, जैसे ही कंपनी लाओ ट्रीटमेंट करो दो, ठीक है। एनाल्जेसिक की बात होगी। उसके बाद में है आपके एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक आपके वो मेडिकेशन होती है जो बुखार को कम करती है। जो पायरेक्सिया वर्ड होता है वो आपका होता है फीवर से रिलेटेड, ठीक है। मतलब ऐसी मेडिकेशन जो आपके बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करती है, बॉडी टेम्परेचर को घटाती है, आपके बुखार को खत्म करती है, ठीक है, बुखार को कम करती है। वो मेडिकेशन आती है आपके एंटीपायरेटिक ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसके अंदर एंटीपायरेटिक ग्रुप में कौन कौन सी मेडिकेशन आएगी, आपके पैरासीटामोल है, वो भी आपके क्या करती है, बुखार को कम करती है। न्यूमोस्लाइड है, वो भी क्या करती है, आपके बुखार को कम करती है। साथ साथ में जितनी भी और भी मेडिकेशंस है जो बुखार को कम करती है वो इस ग्रुप के अंदर शामिल हो जाती है आपके, ठीक है, जो बुखार को कम करेगी आपके एंटीपायरेटिक वाले के अंदर। मतलब ऐसी मेडिकेशन जो बुखार को कम करती है वो इस ग्रुप के अंदर सारी की सारी आपकी मेडिकेशन आ जाएगी, जो आप रख सकते हो, प्रैक्टिस में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है एंटी एमेबिक। एंटी एमेबिक मेडिकेशन कौन सी होती है, पीछे डिस्कस किया था कि एंटामीबा, हिस्टोलिटिका वगैरह जो होते हैं वो क्या करवाते हैं, आपके कुछ बीमारियां करवाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, अमीबा वगैरह। तो वो जो एमेबिक डिजीज होती है उनका प्रिवेंशन करने के लिए या उनको जो अमीबा वगैरह है उनकी रोकथाम के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए, उनकी ग्रोथ को जो मेडिकेशन यूज में ली जाती है उनको बोलते हैं एंटी एमेबिक मेडिसिन, ठीक है। उनमें कौन कौन सी दे रखी है, आपके मेट्रानिडाजोल, टाइनिडाजोल वगैरह। जो मेट्रानिडाजोल है, टाइनिडाजोल है, जो भी टेबलेट फॉर्म के अंदर आपकी, ठीक है, इन्फ्यूजन के फॉर्म में नहीं, टेबलेट फॉर्म के अंदर जो भी है वो आप काम में ले सकते हो। जैसे डायरिया वाली बीमारी है या अमीबा वाली बीमारी है आपके, उसके अंदर आप में ये मेडिकेशंस काम में ले सकते हो, एंटी एमेबिक वाली मेडिकेशंस, ठीक है, एंटी एमेबिक वाली मेडिकेशंस। उसके बाद में है एंटी हेलमेंटिक। एंटी हेलमेंटिक मेडिसिन कौन सी आती है, जितने भी आपके वोम है, जितने भी इंटेस्टाइन के वोम है आपके, ठीक है, एब्डोमेन के वोम है, एस्केरिस वगैरह है, ठीक है, राउंड वोम है, रिंग वोम है, ठीक है, जितने भी वोम है उनको खत्म करने के लिए जो भी मेडिकेशन दी जाती है आपके, वो सारी की सारी आती है एंटी हेलमेंटिक के अंदर। उसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन है आपकी, एल्बेंडाजोल वगैरह, ठीक है, मेबेंडाजोल वगैरह। एल्बेंडाजोल देते हैं ना 40 mg आती है, कौन सी 20 mg वाली जो बच्चों को देते हैं, ठीक है, कि पेट के अंदर कीड़े हो गए तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं, 7 दिन के अंदर एक बार पिलाते हैं मीठी के अंदर घोल करके। वही आपके एल्बेंडाजोल वाली जो क्या करती है, जितने भी वोम वगैरह उनको खत्म करने का काम करती है, ठीक है। तो वो आती है आपके एंटी हेलमेंटिक के अंदर। उसके बाद में देखा एंटीबायोटिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी किसी भी बीमारी के अंदर, या फिर जो मेडिकल के जो मेन आपके किसी भी मेडिकल कंडीशन के अंदर जो मेडिकेशंस होती है वो आपकी 3-4 मेडिकेशंस होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एंटीबायोटिक वगैरह होगी, आपकी एनाल्जेसिक होगी, एंटीहिस्टामिन होगी, तो इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक मेडिकेशंस। ऐसी मेडिकेशंस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है या उसको खत्म करने का काम करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस करती है या बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, वो मेडिकेशंस आपके एंटीबायोटिक वाले ग्रुप के अंदर आती है। उसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशंस है आपके एंटीबायोटिक के अंदर, सिप्रोफ्लोक्सिन होगी, ठीक है, आपके अमोक्सिसिलिन होगी, ठीक है, और आपकी केनामाइसिन होगी, ठीक है, अमिकासिन होगी, सेफ्ट्राक्सोन होगी, ठीक है, जितनी भी है
ये सारी की सारी मेडिकेशन एंटीबायोटिक है वो इस ग्रुप के अंदर आ जाती है, जो क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है, उसको खत्म करने का काम करती है, बीमारी को रिड्यूस करने का काम करती है, आपके बैक्टीरियल जितनी भी डिजीज होती है उनको खत्म करने का काम करती है आपके एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, उसके बाद में है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट कौन सी होती है, आपके कभी भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी होती है तो खांसी के अंदर क्या होता है, कफ आता है। कफ को सफरेज करने के लिए जो भी मेडिकेशन दी जाती है आपके, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट वाली। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट मेडिकेशन आती है जिसके अंदर दे रखा आपके ब्रोमोक्सोन और टर्बुटेलाइन, ठीक है, और क्लोरफेनिरामाइन। ठीक है, ये मेडिकेशंस होती है जो क्या करती है, आपके कफ को सप्रेस करने का काम करती है। जो खांसी होती है, खांसी के अंदर जो कफ आता है उस कफ को सप्रेस करने के लिए आपके एक्सपेक्टोरेंट दी जाती है आपके। ठीक है, उसके बाद में एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल कौन सी होगी, आपके जो मलेरिया वाला है आपके, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है या ग्रोथ को कम करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है वो होती है एंटी मलेरियल, जिसमें कौन कौन सी आती है आपके क्विनिन, क्लोरोक्विनिन। ठीक है, ये मेडिकेशंस होती है जो क्या करते हैं, मलेरिया वाले परजीवी को खत्म करने का काम करती है, एंटी मलेरियल। ठीक है, उसके बाद में है एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक मेडिसिन आपके वो है जो कोई भी एलर्जिक कंडीशन होगी, मान लो किसी कारणवश से एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो गया तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, एंटी एलर्जिक देते हो, मतलब एलर्जी को खत्म करने वाली, एलर्जी को रिड्यूस करने वाली, जिसके अंदर कौन सी आती है आपके, जैसे आपके एविल होती है, सिट्राजिन होती है, ठीक है, मोन्टेलुकास्ट होती है। ठीक है, ये सारी की सारी मेडिकेशंस किस में आती है, आपके एंटी एलर्जिक में आती है, जो एलर्जी को खत्म करने का काम करती है, रिड्यूस करने का काम करती है। उसके बाद में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मतलब ऐसे ग्रुप जिसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिशन वाली चीजें आती है, जैसे आपके टॉनिक वगैरह हो गया, ORS वगैरह हो गया, ठीक है, मिनरल्स वगैरह हो गए, ठीक है, साथ साथ में प्रोटीन पाउडर वगैरह हो गए, ये सारे के सारे जो भी है इंक्लूड किए जाते हैं आपके न्यूट्रिशन वाले के अंदर। ठीक है, ORS वगैरह, प्रोटीन पाउडर वगैरह, मिनरल्स वाली, ये सारे की सारी आपके न्यूट्रिशन वाली मेडिसिन के अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, इसके बाद में एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि जो लोशन वगैरह होते हैं किसी भी ग्रोथ को रोकने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, ठीक है, कुछ लोशंस वगैरह यूज किए जाते हैं, ऑइंटमेंट यूज किए जाते हैं, जो होते हैं आपके एंटीसेप्टिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक में कौन सा दे रखा आपके, जैसे लाइजोल हो गया, बिटाडीन हो गया, और आपके क्या नाम है, हैंड वॉश जिससे करते हैं वो स्प्रिट हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे एंटीसेप्टिक होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। ठीक है, जो आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हो वो होता है आपका एंटीसेप्टिक, स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट वो होते हैं जो आप स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में सीधा सा इतना ही मतलब है, डिफरेंस है। एंटीसेप्टिक तो आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, उसका कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो आप स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो किसी सतह को साफ करने के लिए काम में आते हैं, जैसे आपके फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेलिन हो गया, ठीक है, ठीक है, फिनाइल हो गया, ये सारे के सारे क्या कर सकते हो आप स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी सतह को, किसी भी पैलेस को, जगह को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है, इन्फेक्टेड एरिया को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है इनको। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर के अंदर वो मेडिकेशंस आती है जो आपके ब्रोंकस होता है, ठीक है, उसको डायलेट करने का काम करती है, और क्या करती है, आपको सांस लेने में हेल्पफुल करवाती है। जो ब्रोंकस होता है वो क्या होता है, उसमें कंजेशन आ जाती है, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तो उसको डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर दी जाती है आपके। ठीक है, उसमें कौन सी है, जैसे साल्बुटामोल होगी, टर्बुटेलाइन होगी, ठीक है, आपके जो ड्यूलिन या अस्तालिन वाले जो वो आते हैं, ठीक है, वो करवाया जाता है, उससे जो भाप लगाई जाती है उसको बोलते हैं नेबुलाइजेशन वगैरह करवाया जाता है, तो उसके अंदर अस्तालिन, ड्यूलिन वगैरह आते हैं। आपका जो साल्बुटामोल है, ये सारे का सारे क्या है, थियोफाइलिन वगैरह है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकस डायलेट होगा तो क्या होगा, अच्छे से रेस्पिरेशन कर पाएगा और रिलीफ मिलेगा, ठीक है, लंग्स के अंदर। तो ये थे आपके 12 ग्रुप सारे मेडिकेशंस के, जो इन सारे 12 ग्रुप की मेडिकेशंस को आप क्या कर सकते हो, रख करके और प्राइमरी हेल्थ केयर का काम कर सकते हो। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर का इन सारे 12 ग्रुप को रख करके आप प्राइमरी हेल्थ केयर का काम कर सकते हो, और मेडिकेशन का स्टोर नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है कम से कम मेडिकेशन रखनी है, और प्रिस्क्राइब जो भी आपको मेडिकेशन है वो बीमारी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डोज, वेट और उसके अकॉर्डिंग दे करके
आप काम में ले सकते हो और अपना सेंटर जो है वो चला सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये इतने भी ग्रुप है जिनके बारे में एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में समझ चुके हैं पहले कि एंटीसेप्टिक कौन सा होता है जो स्किन पे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, एंड डिसइंफेक्टेंट कौन सा होता है जो किसी भी इन्फेक्टेड एरिया को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, साथ साथ में है स्टेरिलाइजेशन के बारे में। स्टेरिलाइजेशन के बारे में पीछे भी डिस्कस किया था एक बार। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, जो भी आपका एंटीसेप्टिक है या डिसइंफेक्टेंट है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ ही इनहिबिट होती है। ठीक है, वो कंप्लीटली मरता नहीं है, उसके स्पोर्स खत्म नहीं होते हैं। लेकिन स्टेरिलाइजेशन एकमात्र ऐसा मेथड है ऑटोक्लेविंग वाला जिसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस तो मरता है, साथ साथ में उसका स्पोर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अंडर द प्रेशर एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, चीजों को ऑटोक्लेव किया जाता है। जो इसका टेम्परेचर होता है वो होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर जो होता है वो 15 LBS होता है और 15 से 30 मिनट के लिए क्या करते हैं, स्टेरिलाइज किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। तो क्या होता है उसके अंदर एक अंडर द प्रेशर पे जब ये टाइम के अकॉर्डिंग इस टेम्परेचर पे उनको ऑटोक्लेव करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस है वो खत्म होने के साथ साथ में उनके स्पोर्स भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, 15 LBS का प्रेशर रखते हैं और 15 से 30 मिनट के लिए उसको क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है, टाइम रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है ड्रग रिएक्शन। मतलब जितनी भी ये ड्रग है आपके 12 ग्रुप जितने भी मेडिकेशंस हैं, इनके क्या होते हैं, सबके कॉमन साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ड्रग का रिएक्शन भी होता है। ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर आप क्या चीज ध्यान में दोगे या साथ साथ में उस जो रिएक्शन हुआ है उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, उसके बारे में दे रखा आ गया ना। मतलब जो जितनी भी आपकी ड्रग है उनकी प्रॉपर डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, साइड इफेक्ट वगैरह क्या है बॉडी के अंदर, वो आपके है ड्रग रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इसमें दे रखा है कि जो ड्रग का रिएक्शन है वो 2 टाइप से दे रखा है, एक इमीडिएट रिएक्शन, एक डिलेड रिएक्शन। इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, कोई भी मेडिकेशन आपने ली और वो इमीडिएट अपना रिएक्शन दिखा रही है। तो इमीडिएट रिएक्शन के बारे में पहले भी बात की थी कि कोई भी चीज अगर अपना इमीडिएट रिएक्शन दिखाती है या एलर्जिक कंडीशन दिखाती है तो वो उसको बोला जाता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन। मतलब एनाफाइलेटिक रिएक्शन का सीधा सा मतलब होता है एलर्जिक कंडीशन जो इमीडिएट हुई है आपके। कोई भी मेडिकेशन आपने दी, उसके देने के बाद में कोई भी एलर्जी वाली कंडीशन बनी तो वो जाता है आपके एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर 4 टाइप से सेंसिटिविटी देखी जाती है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी किसी भी मेडिसिन के प्रति, ठीक है, बॉडी का। तो इमीडिएट रिएक्शन हो गया, कोई भी मेडिकेशन ली तुरंत वो अपना एलर्जिक रिएक्शन आपको दिखाएगी। एलर्जिक रिएक्शन दिखाएगी तो क्या करोगे आप, उसका एंटीडोट दोगे। ठीक है, किसी भी मेडिसिन ने अगर रिएक्शन दिखाया तो क्या करोगे, उसका एंटीडोट दोगे और साथ साथ में क्या करोगे, नजदीकी जो भी हॉस्पिटल है या डॉक्टर है उसके पास लेकर के जाओगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम बिना लगाए हुए। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्शन होता है तो अगर कई बार रिएक्शन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि फेटल कंडीशन भी हो सकती है, मतलब डेथ भी हो सकती है पर्सन की। काफी ज्यादातर देखा जाता है कि कोई भी इंजेक्शन वगैरह लगाया आयरन वगैरह का, वो तुरंत रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद में क्या होती है, डेथ हो जाती है पर्सन के। तो सभी मेडिकेशन, जितनी भी मेडिकेशन है आपके, उनका क्या करोगे आप, जितनी भी IV, IM सबक्यूटेनियसली लगाने जा रहे हो, उनका सबसे पहले क्या होता है, एक टेस्ट होता है AST, एलर्जिक स्किन टेस्ट। कोई भी मेडिकेशन आपको एडमिनिस्टर करने से पहले क्या करना, ज्यादा किन में पॉसिबिलिटी होती है रिएक्शन की, जैसे जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक है या आयरन वाली है या कोई ब्लड प्रोडक्ट है, इनमें क्या होता है, पहले एलर्जिक स्किन टेस्ट करना पड़ता है आपको, AST करनी पड़ती है। उसके बाद में आप मेडिकेशन उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो कि उसकी बॉडी उस मेडिकेशन के प्रति रिएक्शन कहीं दिखा तो नहीं रही है। ठीक है, तो AST करते हो आप, एलर्जिक स्किन टेस्ट करते हो। साथ साथ में अगर कोई भी चीज रिएक्शन दिखाती है तो क्या करते हो, इमीडिएट उसका एंटीडोट देना है और नजदीकी हॉस्पिटल में आपको लेके जाना है और उसका प्रॉपर फिजिशियन से ट्रीटमेंट करवाना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है आपके डिलेड रिएक्शन। डिलेड रिएक्शन में 3 टाइप से आपके दे रखा है। ठीक है, एक दे रखा है लोकल रिएक्शन, एक सिस्टेमिक रिएक्शन और एक सिस्टेमिक बॉडीली रिएक्शन। ठीक है, लोकल रिएक्शन में तो क्या होगा, जो स्किन होगी उस पर इचिंग होगी, रेसेज आएंगे, रेडनेस हो जाएगी, वो तो आपके लोकल रिएक्शन के अंदर आ गया। सिस्टेमिक रिएक्शन में कौन सा होगा, मतलब जो रिएक्शन है वो अलग अलग जो सिस्टम है बॉडी के उनको भी अफेक्ट कर दिया आपके, जैसे नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है, तो वो आपके आ गया आपके सिस्टेमिक रिएक्शन के अंदर। तीसरी चीज है सिस्टेमिक बॉडीली रिएक्शन। ठीक है,
इसमें क्या दे रखा है, डिफरेंट मेडिकेशन डिफरेंट सिस्टम, मतलब डिफरेंट जो मेडिकेशंस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम जितने भी बॉडी के उनको अफेक्ट करती है। ठीक है, जितनी भी अलग अलग काइंड की मेडिकेशंस है, अलग अलग प्रकार की मेडिकेशन है, वो अलग अलग टाइप से जो जितने सिस्टम है बॉडी के उनको अफेक्ट करने का काम करती है, प्रभावित करने का काम करती है। ठीक है, जैसे एंटेरोक्विनोल का दे रखा है, एंटेरोक्विनोल क्या करती है, जो रेटिना होता है उसकी एट्रोफी करती है, मतलब एट्रोफी का मतलब होता है साइज के अंदर कम हो जाना। ठीक है, तो रेटिना को क्या करती है, रेटिना की एट्रोफी करने में हेल्पफुल होती है आपकी एंटेरोक्विनोल। क्लोरोक्विनिन, जो क्लोरोक्विनिन आपके एंटी मलेरियल मेडिकेशंस होती है जो मलेरिया के अंदर दी जाती है, क्लोरोक्विनिन वो क्या करती है, आपके जो आरबीसी होती है, आरबीसी की संख्या को कम करने का काम करती है आपके। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसका काउंट कम करती है। पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल से क्या होता है, ज्यादातर पैरासीटामोल से किसी को भी रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है किन्हीं किन्हीं कंडीशन में किन्हीं किन्हीं पर्सन को पैरासीटामोल से भी रिएक्शन हो जाता है, रेशेज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब आपका तो क्या है, हर मेडिकेशन का क्या है अलग अलग एंटीडोट है, अब अपनी बुक में दे भी नहीं रखा, वो बहुत भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर मेडिकेशन जैसे पैरासीटामोल है उसका एंटीडोट अलग होता है आपका। ठीक है, पैरासीटामोल जो होता है उसका एन एसिटाइल सिस्टीन जो एंटीडोट होता है, ठीक है, वो रखते ही नहीं, आसपास में कोई नहीं रखता। ठीक है, पैरासीटामोल का अगर किसी को रिएक्शन हो जाता है तो उसका एंटीडोट जो होता है वो एन एसिटाइल सिस्टीन होता है, कोई नहीं रखता। लेकिन आप क्या करते हो, इमीडिएट रिएक्शन के अंदर अगर किसी को भी इमीडिएट रिएक्शन हुआ तो क्या करते हो, एविल वगैरह देते हो रिएक्शन को खत्म करने के लिए। ठीक है, एविल वगैरह देते हो, एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस वगैरह। ठीक है, आपकी निमोसलाइड होगी, तो निमोसलाइड के बारे में दे रखा है कि निमोसलाइड आप जैसे फीवर में काम में लेते हो, पायरेक्सिया में काम में लेते हो, एंटीपायरेटिक मेडिकेशन होती है निमोसलाइड, लेकिन 6 साल से कम वाले बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, लीवर वगैरह किडनी वगैरह को अफेक्ट करती है। ठीक है, डाइक्लोफेनिक टेबलेट है कि डाइक्लोफेनिक से भी किसी को रिएक्शन नहीं होता, लेकिन किन्हीं किन्हीं कंडीशन में इचिंग वगैरह, रेशेज वगैरह, रेडनेस वगैरह देखी जा सकती है आपके। ठीक है, तो उसका क्या करोगे आप, किसी भी मेडिकेशन जैसे जितनी भी एंटीबायोटिक वगैरह होगी वो क्या होती है, ज्यादातर रिएक्शन करने में हेल्पफुल होती है, फिर उनसे रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो उससे पहले क्या करोगे आप, एलर्जिक स्किन टेस्ट करवाओगे। ठीक है, स्किन टेस्ट करवाने के बाद में ही उसको क्या करोगे आप, एडमिनिस्टर करोगे कोई भी मेडिकेशन। और साथ साथ में कोई भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करवाने से पहले कोई भी पेशेंट, कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आपको उससे पूछना भी कि किसी मेडिसिन से या फिर किसी खाने से आपको एलर्जी वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये भी पूछना होता है कि किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी तो नहीं है, क्या पता उसको एलर्जी वाली कंडीशन है, उसने नहीं बताया, आपने प्रिस्क्राइब कर दी, और जिस मेडिकेशन से एलर्जी थी वो आपने प्रिस्क्राइब कर दी, वो लेगा, उसको रिएक्शन होगा और वो आकर के बोलेगा, किसको, आपको ही बोलेगा कि आपने दी थी मेडिकेशन मेरे को। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, सेफ प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा है मतलब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को या फिर एक हेल्थ वर्कर को क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। आप अपने जो प्राइमरी हेल्थ केयर का सेंटर ओपन करोगे उसमें क्या क्या चीजें रखोगे आप। ठीक है, उसके बारे में दे रखा है कि टेबलेट वगैरह रख सकते हो, जैसे पैरासीटामोल वगैरह, ओआरएस आपको रखना ही रखना है, सिरप वगैरह रखनी है आपको। ठीक है, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स रखनी है। ठीक है, सल्फासिटामाइड टेबलेट रखनी है, क्लोरोक्विनिन टेबलेट रखनी है, एविल की, गोज, बैंडेज, कॉटन, साबुन, ठीक है, सोप, जेंटाइन वॉलेट, पेंट, ठीक है, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट, थर्मामीटर। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, नाइफ, सीजर्स, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आपका, स्पिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, ये चीजें आपको अपने जो प्राइमरी हेल्थ केयर का सेंटर आपका वहां पे आपको रखनी है। ठीक है, जो ये चीजें तो रखनी है, इसके अलावा जितना भी आपके बुक के अंदर दे रखा है वो रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ भी रखते हो, मतलब इसमें तो दे रखा है कि बस ये इंजेक्शन ही रख सकते हो आप। ठीक है, एनाल्जेसिक इंजेक्शन ही रख सकते हो आप, एंटीबायोटिक के अंदर भी जो हाईली ग्रुप के नहीं है वो ही रख सकते हो। इतना आप अपने इसके अंदर जो 12 ग्रुप दे रखे थे, इन 12 ग्रुप की जो मेडिकेशंस है वो आप रख करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लिनिकल जो आप चला सकते हो, अपना हेल्थ सेंटर चला सकते हो, फर्स्ट एड का काम कर सकते हो। ठीक है।